नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज हमारे साथ सीधी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित केदारनाथ शुक्ला मौजूद हैं। इन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से ही कर दी थी। इसके बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे 90 के दशक में और कई बार से लगातार विधायक हैं। हर बार कहीं ना कहीं जब चुनाव का टाइम आता है तो विरोधी चर्चा करते हैं कि इस बार केदारनाथ शुक्ला चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि हर बार चुनाव जीतते हैं और भारी समर्थन से जीतते हैं। आज हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कहीं ना कहीं शुरुआत छात्र राजनीति से हुई और इसके बाद आपने कानून की पढ़ाई की। कई बार नेताओं के संबंध में उस जमाने में जो माना जाता था तो ये माना जाता था कि नेताओं के लिए शिक्षा दीक्षा या पढ़ाई करना बहुत वो नहीं होता है। कई बार कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी नेता बन जाते हैं, लेकिन आप एलएलबी की शिक्षा, कानून की पढ़ाई करके राजनीति की ओर रुझान कैसे हुआ? राजनीति बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकती। जो लोग राजनीति में बिना शिक्षा के आते हैं वो जनता की समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते। जनता उनके पास आएगी, वो कानून जानते नहीं हैं, जनता को क्या सलाह देंगे। और बिंद की राजनीति में जितने पुराने वरिष्ठ नेता थे उनमें से सब उच्च शिक्षित थे। अच्छा। यहाँ से कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, गोविंद नारायण सिंह, जमुना प्रसाद शास्त्री, चंद्र प्रताप तिवारी, श्रीनिवास तिवारी, जगदीश जोशी, ये सब उच्च शिक्षित नेता थे। और शहडोल में कृष्णपाल सिंह और ये अपने व्यवहारी भाई लवकेश सिंह, ये सब उच्च शिक्षित थे। नेता कभी अशिक्षित अगर बन भी जाता है तो पदाधिकारी बन सकता है। एमएलए बन जाना नेता बन जाना नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कई बार एमएलए बने हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पाए। नेता बनना जनता को नेतृत्व देना है, और जनता को नेतृत्व देने के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान, शिक्षा सब कुछ लगता है, और उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए हमारे पिताजी का कहना था कि पहले पढ़ लिख लो फिर सब कुछ करो। अच्छा। जीवन का वो कौन सा पड़ाव था जब आपको लगा कि राजनीति की ओर रुझान करना चाहिए? बचपन से ही ये था कि हमको राजनीति में जाना है, या फिर ऐसी कोई घटना घटी जिससे प्रेरित होकर आप राजनीति में? मैं बचपन से ही राजनीति में आना चाहता था। अच्छा। और प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के ज़माने से ही मेरी रुचि इस मामले में रही है। सन 74-75 में अर्जुन सिंह जी से एक मामले में टकराव हुआ। सीधी कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, ग्रेजुएशन में भी और कक्षाएं खोलने के लिए, गर्ल्स कॉलेज खोलने के लिए, इन सब मामलों में वो शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश के। और उस समय मध्य प्रदेश से शिक्षा मंत्री से ये मांग करना स्वाभाविक था। सीधी का शिक्षा मंत्री हो, सीधी में उच्च शिक्षा ना हो, सीधी में शैक्षणिक संस्थान ना हो, ये दुर्भाग्य है ना। इसी बात पर मेरा उनसे विवाद हुआ और उन्होंने मुझे इमरजेंसी में ब्लैक लिस्टेड डिक्लेयर करा दिया। मध्य प्रदेश के किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता था। उस समय मैं बीए फाइनल का छात्र था। बीए सेकेंड ईयर के बाद मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो सकता था, और प्राइवेट परीक्षा देने में भी रोक थी। फिर बाद में दैवयोग से शिक्षा मंत्री पद से हटे, तब राज्यपाल के विशेष अनुमति से मैं बीए फाइनल की परीक्षा प्राइवेट पास किया। अच्छा। और जो उन्होंने दमनात्मक कदम उठाया उसने मुझे और अधिक संघर्षशील बनाया। अच्छा। और इसके बाद मेरा संघर्ष कमोबेश उनके विरोध में ही हो गया। और ये रहा कि जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाता तब तक काम नहीं बनेगा। और लगातार मैं उस दिशा में काम करता रहा। बाद में जब जनता सरकार आई और वो हटे, तो जनता सरकार में कुछ फ्रीडम थी, लेकिन उस समय भी बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए। और उस समय के नेताओं में से भी एक आध लोग छोटभैये जो नेता थे वो दमनात्मक कदम उठाते थे, लेकिन बड़े नेताओं ने उसमें मेरा साथ दिया, जबकि उस समय मैं भाजपा में नहीं था। अच्छा। मैंने आज़ाद नगर बसाया। आज़ाद नगर को बसाने में यहाँ के छुटभैये नेता उसको गिरवा देना चाहते थे, बुलडोज़र चलवाना चाहते थे। मैं एक दिन बुलडोज़र गया, मैं उसके सामने खड़ा हो गया।
उस दिन तो लौट गया, लेकिन उसके बाद उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा हो गए थे। मैंने टेलीफोन पर ही बात किया उनसे, किसी सज्जन के मार्फत मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मेरी मदद की और आज़ाद नगर ज्यों का त्यों रहा। उसके बाद राजनीति में विभिन्न तरह के झंझावात होते गए। LLB करने के बाद कुशाभाऊ जी ठाकरे का संदेशा आया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप भाजपा में काम करिए, और उनके आह्वान पर मैं भाजपा में शामिल हुआ। और उसके बाद मेरी 1 महीना 12 दिन की मेंबरशिप थी, जिस दिन मुझे भाजपा का 85 में टिकट मिला। अच्छा। और तब से मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं। कहीं ना कहीं हर बार जो विरोधियों के बीच में चर्चा होती है कि इस बार चुनाव निकालना मुश्किल है, इस बार नहीं जीतेंगे या इस बार टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन परिणाम पक्ष में आते हैं। विरोधी केवल हमारा विरोध करते हैं। अच्छा। लेकिन जनता के बीच में जो हमारा काम है, हाँ, उसका विरोध वो नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि ना तो उतना काम कर सकते वो, हाँ, ना तो जनता के बीच में उतना जा सकते वो, हाँ, न जनता से उनको मिल सकते वो, न जनता का उतना विश्वास उनको हासिल है। आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं, हमारी ये जनता दरबार कॉलेज लाइफ से लगती है। अच्छा। जनता दरबार मेरी कॉलेज लाइफ से लगती है। यहाँ एक समय में यहाँ जगह कम पड़ती थी, बस स्टैंड में युवा दरबार के नाम से कायम करते थे। फिर सब्जी मंडी में जाके जनता दरबार लगाते थे, फिर यहाँ लगाने लगे। जनता दरबार हमारी सुबह से दोपहर तक, जनता दरबार हमारी विद्यार्थी जीवन से लगती है। और दोपहर बाद खाना पीना खा के फिर क्षेत्र में जाते हैं। अच्छा। फिर लोगों से मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं। दोपहर के पहले तक जिनकी ज़रूरत है वो मेरे पास आते हैं, दोपहर के बाद मैं जाता हूँ। और इतना नियमित क्रम मैं नहीं समझ पाता कि अभी हमारे सीधी में कोई नेता करेगा, और इसलिए वो सीधी की सड़कों पर मेरा विरोध करते रहे। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में, आम जनता में उनका कुछ नहीं है, चर्चाएं भर करते हैं वो। हाँ, उनकी चर्चाओं से मुझे फ़ायदा होता है, क्योंकि ऐसे चर्चा करने वाले लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज पसंद नहीं करता। प्रदेश में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, सबसे वरिष्ठ विधायकों में गिनती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपने अभी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और BD शर्मा नगर पालिका चुनाव के पहले आए थे, तो उस दौरान आपने कहा कि यहाँ के विकास की एक एक ईंट जो है वो भाजपा की रखी हुई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि अगर मंत्री पद मिलता तो जितना विकास हुआ है इससे और कुछ अधिक विकास हो सकता। विकास के लिए लड़ने के कारण ही मैं मंत्री नहीं हूँ। अच्छा। जनता के काम के लिए लड़ने के कारण ही मैं मंत्री नहीं हूँ। जिस दिन मैं विधायक बना, सीधी में सीधी अस्पताल केवल 30 बिस्तर का अस्पताल था। अच्छा। 30 बिस्तर का अस्पताल सीधी था, 400 बिस्तर का, 450 बिस्तर का अस्पताल सीधी है। सीधी में एक उदाहरण मैं आपको दे दूँ। एक बार राहुल ने चौराहे में, अस्पताल चौराहे में सभा में कह दिया, अजय सिंह राहुल ने, कि सीधी के विकास की एक एक ईंट उनके पिताजी की रखी हुई है। अच्छा। मैंने उसका जवाब यहाँ नहीं दिया उनको। विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव किया उन्होंने, उस समय मैंने कहा कि अजय सिंह जी राहुल, सीधी के अस्पताल चौराहे में आपने कहा कि सीधी के विकास की एक एक ईंट आपके पिताजी की रखी हुई है। हमको उस ईंट का नाम बताइए जो आपके पिताजी ने रखा हो। हमको उस ईंट का नाम बताइए जो आपके पिताजी ने रखा हो। सीधी में अस्पताल आज़ादी के पहले से संचालित है और आज़ादी के बाद 30 बिस्तर पर टिका रह गया। लड़ाई भिड़ाई करने के बाद शिवराज सिंह की सरकार में हम उसको 450 का करवा पाए। सीधी में हायर सेकेंडरी स्कूल आपके पिताजी के राजनीतिक जीवन में आने के पहले की नई बिल्डिंग है, और 1967 में वही मतगणना हुई थी, उसी में हारे थे। उनके अर्जुन सिंह के कार्यकाल की एक ईंट हमारे यहाँ नहीं है। पॉलीटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास किया था जहाँ हाउसिंग बोर्ड है, और शिलान्यास करने के बाद वो शिला कहाँ गायब हो गई, पॉलीटेक्निक नहीं बना। कलेक्ट्रेट उनके राजनीतिक जीवन, उनके पिताजी के राजनीतिक जीवन में आने के पहले का बना। सीधी का कलेक्ट्रेट उनके राजनीतिक जीवन में आने के पहले का बना हुआ है।
उसके शिलान्यास समारोह में जब रेड्डी साहब राज्यपाल थे, आए थे, उस समय अर्जुन सिंह भी उसमें उपस्थित थे विधायक के रूप में। लेकिन वो कलेक्ट्रेट उनके द्वारा नहीं, कोई सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, किसी मामले में आपके पिताजी का रखा हुआ ईंट जहाँ पर हो हमको दिखा दो। अच्छा, नहीं है। हमने सीधी के लिए लड़ करके सारी बातें की, और आज सीधी जो दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के समय का है और भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ, कांग्रेस के टाइम में यहाँ गुंडागर्दी, आवारागर्दी और लोगों की इज्जत लूटना, लोगों को लूटना, यही सब काम था। कलेक्टर की बीवी नहीं सुरक्षित थी, साधारण आदमी की बात छोड़ दीजिए। यहाँ गुंडों से लड़ना, असामाजिक तत्वों से लड़ना, कानून व्यवस्था कायम करने के लड़ना और विकास के लिए लड़ना मेरा उद्देश्य रहा है। और इसलिए जब प्रदेश में कभी कुछ मांगता हूँ और थोड़ा बहुत कतर ब्योत करने की लोग सोचते हैं, मैं कहता हूँ ये नहीं चलेगा। आपको मालूम होगा सीधी सिरसी की सड़क और सोन का पुल जो बन रहा है यहाँ मरपुर घाट में, इसके लिए मेरी बात हो रही थी, तय हो गया था, बजटेड हो गया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने उसको रोका। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के यहाँ बात करते करते मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था। अच्छा, इसी बात को लेके फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। ये घटना शायद लोगों के सामने पहली बार आ रही है कि मतलब ऐसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको? नहीं, ये बात तो सब जानते हैं। अच्छा, सब जानते हैं, सब A to Z जानते हैं। हाँ। हमारी जनता जानती है। हाँ। उसके बाद मैं कभी भी नज़र संकोच नहीं करता किसी को भी अपने यहाँ विकास करने से। आप देखें, मैं 98 में विधायक बन गया था। हाँ, पहली बार। गोपत बनास में सड़कों का जाल जो बिछा है, आप आज जाके देखिए, वह सड़कों का जाल वहाँ उस समय के मेरे विधायक की टाइम का है। लेकिन यही यहाँ 35 साल से विधायक इंद्रजीत कुमार थे। सीधी के नज़दीकी तमाम गांव में सड़कें ही नहीं थी। मैं जब यहाँ विधायक बना तो यहाँ सड़कें ही नहीं थी, किसी गांव में पहुँचना बड़ा मुश्किल था। मैं लड़ करके आज सीधी विधानसभा क्षेत्र का हर गांव ऐसा हो गया है जहाँ सड़क पहुँच गई है, हर गांव है जहाँ बिजली पहुँच गई है, हर घर में बिजली पहुँच गई है, और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार चल रही है। इस तरह से विकास का एक सपना होता है, विकास का एक जुनून होता है। जब विकास का जुनून है, हमको मंत्री पद पाने का जुनून होता तो उसे तो मैंने कब का पा लिया होता। अच्छा। है 8 में ही मैं मंत्री बन जाता, मैं 3 में मंत्री बन जाता। अगर थोड़ा सा झुक जाता तो मेरा टिकट गोपत बनास से जो काट दिया गया था, सीधी भेज दिया गया था, वो नहीं कटता। वहाँ से जीत के मैं जाता, पक्का विधायक मंत्री बनता। 90 में पटवाजी के सामने थोड़ा झुक जाता तो मेरा टिकट नहीं कटता और मैं 90 में मंत्री बन जाता। मंत्री पद मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। जनता का विकास, सीधी का विकास, सीधी आगे जाए, ये मेरा उद्देश्य है। आपका कहना है कि आपने कभी समझौता नहीं किया? हाँ, समझौता नहीं किया। अगला प्रश्न जो है तो संगठन को लेके है। आपकी गिनती उन जमीनी स्तर के नेताओं में होती है कि जिन्होंने यहाँ की भाजपा की पैठ बनाई, जिन्होंने अपनी जवानी में भाजपा की यहाँ पैठ बनाई। लेकिन अब जो तमाम प्रकार की संगठन को लेकर बातें आती हैं कि अब जो ज़मीनी नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए पूर्व में योगदान दिया, उनसे ज़्यादा प्राथमिकता अब नवीन लोगों को दी जाती है। इसके संबंध में क्या कहीं ना कहीं गुटबाजी की भी बात सामने आती है? लोग नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नौजवानों को आगे करना चाहते हैं, नौजवानों को आगे आना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये भ्रम होता है। हमारे यहाँ आप जानते होंगे, जितने बड़े चोर हुए, जितने बड़े डकैत हुए, वो सब वेश किसका बनाते थे? साधु का। साधु का वेश बना करके चोरी रावण ने किया और लोगों ने किया, काल ने भी वो रास्ता रोकने हनुमान जी का गया। इसी तरह से आज तक, तब से लेके आज तक साधु का वेश बनाना बड़ा सरल है। इस मामले में, कुछ लोगों के मामले में हमारी पार्टी के नेताओं को उबालता हो जाता है कि शायद ये कुछ कर पाए, उनके गप्पाष्टक में फंस जाते हैं। जब वो समझ में आते हैं तब पछतावा के अलावा कोई हाथ नहीं लगता, और जब चुनाव आता है तब उन्हें हमें टिकट देना ही पड़ता है और मेरी विजय भी सुनिश्चित ही होती है। तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास आज भी झलक रहा है। और कहीं ना कहीं अभी चुनाव के समय, पंचायत चुनाव के समय, निकाय चुनाव के समय
एक आपका बयान था, उसमें कहीं ना कहीं आपने असंतोष जाहिर किया कि जिस भाजपा को एक होना चाहिए था वो कई गुटों में बट गई थी, जिससे भाजपा का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। उस ये बात मैंने मंच से कही, शिवराज सिंह की उपस्थिति में कही और BD शर्मा की उपस्थिति में कही, और मैंने जनता से माफ़ी मांगी इस बात के लिए कि हमारी भाजपा में इस तरह का है। लेकिन हमने अपने नेताओं को बताया कि यहाँ इस तरह से भाजपा में रह करके लोग, भाजपा के पदों पे रह के लोग भाजपा के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पंजा छाप भाजपाइयों को मैंने वहाँ इंट्रोड्यूस किया, परिचित कराया सबको, और आम पब्लिक उस बात को जानती है, इसलिए उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, अब आगे 2023 के जो चुनाव हैं विधानसभा बहुत नज़दीक हैं, और तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो जनता से मिलाव है आपका वो जारी है, लेकिन किस रणनीति के तहत अब 2023 के चुनाव में उतरेंगे? रणनीति बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हम जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। हाँ, वहाँ जिस चीज़ की जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा करते रहते हैं। रणनीति उनको बनानी पड़ती है जो अंतिम क्षण में चुनाव लड़ते हैं। हाँ, है ना। हम तो 12 मास 24 घंटा चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, 12 महीने 24 घंटा चुनाव लड़ते रहते हैं, इसलिए हमको चुनाव के समय वजन नहीं जाता कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपका कहना ये है कि केवल जनता की याद हमें चुनाव के समय नहीं आती, इससे पहले भी लगातार हमारा मिलना जनता से बिल्कुल बना रहता है। कांग्रेस नगर पालिका की सरकार बनने के बाद काफ़ी उत्साहित है, और कांग्रेस को लगता है कि ये कांग्रेस बहुत हतोत्साहित है। अच्छा, कांग्रेस बहुत हतोत्साहित है। हाँ, कांग्रेस अपने मन का ना तो अध्यक्ष बना पाई, अच्छा, ना तो अपने मन की समितियां बना पाई। हाँ, नगर पालिका एक पिछड़े वर्ग की महिला के हाथ में है। हाँ, वह भले ही कांग्रेस में है, लेकिन मैंने आश्वासन दिया है नगर पालिका अध्यक्ष को, आप विकास के काम करो, सीधी का विधायक आपके साथ है। अच्छा, कुल मिला के राजनीतिक सारी चीज़ें भूल करके विकास पर फोकस है। भाजपा की बात हमने की, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी तमाम प्रकार की गुटबाजी की बात सामने आती है। पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष में तमाम प्रकार की गुटबाजी। कांग्रेस का अस्तित्व हमेशा गुटबाजी से ही रहा है। अच्छा, और कांग्रेस का ये क्वालिफिकेशन है। ये भाजपा का डिस्क्वालिफिकेशन जरूर है गुटबाजी, लेकिन कांग्रेस का क्वालिफिकेशन है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर से लेके नीचे के स्तर तक कांग्रेस में गुटबाजी कब नहीं रही। कांग्रेस तो गुटबाजी के बल पर जीती है। अच्छा, हाँ, इतना जरूर है, कांग्रेस में क्षत्रपों को नहीं मारा जाता। उनके क्षत्रप चाहे एक दूसरे के विरोध में ही हों, उनको जीवित रखा जाता है, उनको पाला जाता है। अच्छा, और भाजपा में गुटबाजी ना हो इसके लिए लोगों को दबा दिया जाता है। ये दोनों में अंतर है। और कांग्रेस तो हमेशा गुटबाजी का शिकार रही है, और उसकी गुटबाजी उसमें रहेगी। कहीं ना कहीं जब आदमी राजनीति में होता है, एक बड़ा जब जन समर्थन उसके साथ होता है, तो आरोपों का लगना भी लाजमी है, स्वाभाविक है। तो कई प्रकार के आरोप भी लगते हैं। हमने बीते समय देखा कि तमाम प्रकार के जो आरोप हैं वो लगाए गए, मीडिया में एलिगेशन लगाए गए, आदिवासी के ज़मीन की बात की गई, और तमाम प्रकार की चीज़ें। भाई हमको बता दो ना उस ज़मीन को, वो ज़मीन कहाँ है जो मैंने आदिवासी की लिया है, ठीक ना। मैंने यहाँ, अब आपको साफ बताएं, भाजपा के जिलाध्यक्ष ने आदिवासी की ज़मीन हड़पी थी। अच्छा, मैंने उस बात को सामने कहा कि भाई ये भाजपा के अध्यक्ष भले हैं, आदिवासी की ज़मीन हड़पा है, तो उस आदमी ने कांग्रेस से मिल करके मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगा दिया। और दिग्विजय सिंह तक कांग्रेस, उसके समर्थन में वक्तव्य किसने दिया? दिग्विजय सिंह जी ने। उसके वक्तव्य दिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने। मैंने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट आने के बाद मुख्यमंत्री से भेंट की। मैंने कहा इनके आरोपों की जांच हो जाए। जांच हो गई, और वो जांच में निकला क्या? सही कुछ नहीं निकला। वो उस आदिवासी से कहलवा रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है। जब से बाप दादों के ज़माने से, बंदोबस्त के ज़माने से उसके नाम जो ज़मीन थी उसकी है, और जो उसकी नहीं है, जो हमारी है, वो कैसे उसकी हो जाएगी? सब जांच हो चुकी, सब पड़ताल हो चुकी, सब कुछ हो चुका। हाँ, हमने आपको वो बयान सुना जिसमें आपने कहा कि हमने पूरे जीवन में किसी का लौंग का फूल नहीं खाया, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राजनीति हम छोड़ देंगे। बिल्कुल, हमने आपका ये आरोप सुना। अब अगले प्रश्न में आते हैं। कहीं ना कहीं इस पंचवर्षीय तो आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, और जनता का समर्थन भी जनता के ऊपर है, लेकिन अगली बार अब ये कहा जा रहा है कि अगली बार जो है तो आप अपने पुत्र को आगे ला सकते हैं, और चूंकि वो भी लगातार भाई सक्रिय हैं जनता के बीच में। मुझे अपने पुत्र को, किसी को कोई राजनीति में नहीं लाता। अच्छा, राजनीति में जो आता है अपने दमखम से आता है, स्वयं की रुचि से, यार स्वयं की रुचि से आता है।
अच्छा। अगर मेरा बेटा इस मामले में रुचि ले रहा है हाँ। तो ये उसका है। हाँ। भाई मेरा बेटा बालिग है ना, और अपने उस पे पैर पे खड़ा है, वो जो करना चाहे उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।